बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने वीडियो बनाई थी कि स्वीडन के जो नेशनल ऑडिट सेंटर है उन्होंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का ऑडिट किया था और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए थे कि ये डिपार्टमेंट वाले ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। तो आज स्वीडन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वालों का उन्होंने जवाब दे दिया है। मैं मुख्तसरन 1 मिनट में आपको उनका जवाब सुनाता हूँ और उसके बाद मैं अपने असली मौजू की तरफ जाता हूँ। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि जो ऑडिट वालों ने कहा था हम उसके बरक्स हम काफ़ी ज़्यादा काम अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने कुछ फिगर्स दिए, सिंपली थोड़े से फिगर्स दिए 2 सालों के, और उन्होंने कहा कि अगर आप ये 2 साल के फिगर्स देखें तो हम अपने आप को हमने काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर लिया है। मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा था कि सन 2000 के बाद काफ़ी चीज़ें सिस्टम के अंदर बेहतर होना शुरू हुई थी। बेहतर होने का मतलब है कि उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन या कनेक्शन उनके आपस में बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए थे। इन्होंने कहा जी कि हमने सन 2023 में 9400, ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कह रहा है कि 9400 सन 2023 में उन्होंने रेजिडेंट परमिट उन्होंने रिवोक कर लिए थे, जो कि उससे पिछले साल सन 2022 में 4400 थे। तो उन्होंने कहा जी हमने अपने आप को काफ़ी एक्टिव कर लिया सन 2022 और 2023 में। जब 2022 और 23 की बात करते हैं तो बेसिकली ये फेवर दे रहे हैं नई गवर्नमेंट को कि नई गवर्नमेंट के दौरान में हमने ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर ली हैं, कि नई गवर्नमेंट के अंडर जो काम हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। हकीकत इसके बरक्स है। इस वक्त यहाँ पे ऑडिट की रिपोर्ट ये बताती है कि इन्होंने सन 2021 में 8000 PR इन्होंने ख़त्म की थी और इसके अलावा 1000 जो रेजिडेंट परमिट थे, टेम्प्रेरी रेजिडेंट परमिट थे, वो उन्होंने ख़त्म किए थे। जबकि 2020 में 6000 PR उन्होंने ख़त्म की थी और 1000 रेजिडेंट परमिट जो दूसरे टेम्प्रेरी थे उनको उन्होंने ख़त्म किया था। इसका मतलब है जो सोशल मदलेना एंडरसन की जो पार्टी है उसके दौर में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ठीक काम कर रहा था। जो ये गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट है, इसके अंडर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इस तरीके से काम नहीं कर रहा। अब इसकी एक और वजह भी हो सकती है। इसकी वजह ये हो सकती है कि इस गवर्नमेंट ने आते ही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के ऊपर इतने बर्डन डाले, इतने नए कानून बनाए कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वालों को अपने आप को कानून से मुतारफ़ कराने में काफ़ी टाइम लगा और काफ़ी अरसा तक जो केस ऑफिसर्स होते हैं या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट रिसेप्शन वाले होते हैं या इंफॉर्मेशन देने वाले होते हैं उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि हमने केसों के ऊपर कैसे एक्ट करना है, कैसे फैसला करना है। तो उनको थोड़ा सा टाइम लगा अपने आप को संभालने में और अपने इस अरसे के दौरान में उनकी कारकर्दगी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया। ये कारकर्दगी में जो फ़र्क आया ये हर तरह से इनके जो शोबे हैं, मसलन सिटीजनशिप के लिए दरख्वास्तों में टाइम लंबा हो गया, PR के लिए दरख्वास्तों में टाइम लंबा हो गया। अगर आप जब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते थे उसके दौरान में भी टाइम काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। एक्चुअल में अपने टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके बच्चों के लिए और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे आप घर ख़रीद रहे हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ कि मैं 2017 में जब मैं स्वीडन में आया तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कुछ थोड़े से पैसे दिए। उन्होंने कहा जी बेटा इसे अपना फ्लैट आप ख़रीद लो। तो मैं मालमो के एरिया में जहाँ मुझे फ्लैट मिला, मैंने कोशिश बड़ी की थी कि मालमो में, त्रेलेबोरी में या लैंड्सक्रोना में मुझे कहीं से छोटा सा फ्लैट मिल जाए। मालमो में सोफिया लॉन्ड के एरिया में एक अपार्टमेंट मिल गया, 2 रूम अपार्टमेंट था, वो मैंने ख़रीद लिया और मैं बहुत खुश था कि बिल्कुल सेंटर के नज़दीक ये अपार्टमेंट है। तो जब मैं वहाँ पे शिफ्ट हुआ तो उसी गली में हमारे एक मोहतरम कलीम हैदर शाह साहब रहते थे, उनसे मेरा तारफ़ हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी इस गली में यहाँ पे 2 मर्डर उनके घर के सामने हो चुके हैं 1 साल पहले। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। तो मुझे समझ ना आए कि मैंने क्या कर दिया है, कि मैंने किस एरिया में जाके अपार्टमेंट ले लिया। सोफिया लॉन्ड का एरिया मालमो के अंदर उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बदनाम था, आजकल अब कुछ बेहतर एरिया में शुमार किया जाता है। अब उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस एरिया से यहाँ से निकलूँ और मैं किसी और बेहतर एरिया की तरफ जाऊँ। मैं वहाँ से निकला और मैं एरिक्सवाल्ड्स निदाला वाला एरिया वहाँ पे शिफ्ट हो गया। जिस दिन मैंने वहाँ पे मकान का सौदा किया, मैंने नए मकान का जब एडवांस दिया तो आप बिलीव कर रहे हैं जिस एडवांस देने के 1 दिन के बाद वहाँ पे एक कबाब वाली के सामने 2 मर्डर हुए वहाँ पे।
तो मुझे समझ ना आए कि मैं कहाँ पे जाके मकान लूँ और मैं किस तरीके से लूँ। फिर मैंने इसको नेट पे सर्च करना शुरू कर दिया और मुझे मालूम हुआ कि पुलिस वाले स्वीडन के अंदर हर दूसरे साल एक लिस्ट जारी करते हैं और उस लिस्ट में बताते हैं कि स्वीडन के अंदर कौन कौन से एरियाज वो डेंजरस एरिया हैं, कौन से ख़तरे वाले एरिया हैं, कम ख़तरे वाले एरिया हैं, और कौन से ग्रीन एरिया हैं, कौन से येलो एरियाज हैं। मैं आपको कलर्स की जो मिसाल दे रहा हूँ वो अपनी तरफ से दे रहा हूँ। एक्चुअल वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं स्वीडन के अंदर इलाकों को। ये 2015 से हर दूसरे साल में पब्लिश करना शुरू कर रहे हैं पुलिस वाले। सिर्फ इसका मकसद आवाम को बताना होता है कि ये एरियाज जो हैं ये डेंजरस एरिया हैं। पूरे स्वीडन के अंदर वो लिस्ट पूरी बनाते हैं। तो उसके बाद जब भी मैं वहाँ से जब मैं निदाला से निकला, तो जब मैं नया मकान ख़रीदा तो मैंने पहले उस लिस्ट को देखा और उस लिस्ट में जो डेंजरस एरिया नहीं था मैं उस एरिया की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये चीज़ क्या उसका इफेक्ट होता है कि जब आप डेंजरस एरिया में रह रहे होते हैं या रिस्की एरिया में रह रहे होते हैं तो आपके बच्चे उसी एरिया के स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। और आजकल के दौर में चूँकि मंशियात, सिगरेट, चरस, ये नारकोटिक्स, ये मर्डर, ये गैंग्स वार, ये मोस्टली इन्हीं एरिया से आते हैं जो रिस्की और डेंजरस एरियाज होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं वो कम सियासी, समाजी, इक़्तिसादी लिहाज से वो लोग पसमानदा तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं। और जहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे जराइम बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे गरीब लोग जराइम पेशा लोग होते हैं, इसका मतलब है वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि लोग जराइम की तरफ मुतवज्जह हो जाएं। इसलिए जब आप इस प्रोग्राम को अगर देख रहे हैं, अगर आप जिस एरिया में मकान ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि वो एरिया जो है वो इन लिस्टों में शामिल ना हो। उन एरियाज़ में जाकर रहें जो इन लिस्टों से बाहर के एरिया हैं। अपना और अपनी सिक्योरिटी को मजबूत बनाएं, अपनी सोशल लाइफ को अच्छा रखें, और इसके अलावा अपने बच्चों को जो आप इन्वायरमेंट फराहम करेंगे वो रिस्क से पाक होगी, आपके बच्चे इस तरफ नहीं जाएंगे। अब जो मैं बात कर रहा हूँ 3 एरियाज़ की, तो इन्होंने लिस्ट आज शाये किया पुलिस वालों ने, आज अखबार में आया इस चीज़ के मुतालिक। उन्होंने कहा जी 3 इलाके हैं। मैं पहले एरिया को मैं रेड एरिया कहूँगा, जिसको बेनकाब या ओपन क्राइसिस वाला एरिया उनको बोला जाता है। इसमें जो बेसिकली डेफिनेशन इसकी क्या करते हैं जी कि ये इलाका जो है कम समाजी इक़्तिसादी हैसियत वाला इलाका, मुजरमों का असर मकामी कम्युनिटी के ऊपर पड़ता है। यानी कि वहाँ पे जो मकामी कम्युनिटी है उनके ऊपर मुजरमों से वो डर के दब के रहते हैं। वहाँ पे यहाँ पे ओपनली तशद्दुद की कार्रवाइयाँ होती हैं, मंशियात का खुला कारोबार होता है और लोग माशरे में खुलेआम अदम इत्मीनान का इजहार करते हैं। ओपन इत्मीनान का इजहार वो गवर्नमेंट के ऊपर, पुलिस के ऊपर करते हैं कि वो उनको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रही। ये रेड एरियाज आप कह लें या बिल्कुल ओपन एरियाज आप इनको कह लें, डेंजरस एरिया कह लें। उसके बाद जो रिस्की एरियाज हैं, ख़तरे के इलाके जिनको आप बोलते हैं, वहाँ पे जो कमज़ोर एरिया में शुमार होता है और उसमें किसी भी वक्त तशद्दुद फूट सकता है। अब किसी भी वक्त तशद्दुद फूट सकता है, इसका मतलब है कि कोई भी छोटी सी चिंगारी जो है वो इस इलाके के अमन सुकून को तबाह बर्बाद कर देती है। मैं आपको इसकी मिसाल दूं, मालमो में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कुछ वाक़या शहर के किसी इलाके में भी हो, उस इलाके में फ़ौरन वो एहतजाज होना शुरू हो जाता है, टायर जलाना, गाड़ियाँ जलानी शुरू की जाती हैं। जो मालमो में रहते हैं उन सबको पता है, मैं एरियाज़ का नाम नहीं लेता उनका, लेकिन मालमो में रहने वाले लोगों को पता है कि इन इलाकों के अंदर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा एहतजाज होता है। आप वहाँ पे देखिए उनको और कुछ नहीं मिलता, वो लोग तो आप ये समझ लें कि वो गार्बेज सेंटर को आग लगाना शुरू कर देते हैं। गाड़ियों को पिछले साल के दौरान, बल्कि साल के शुरू में काफ़ी ज़्यादा जगहों पे गाड़ियों को आग लगाने के वाक़यात हुए हैं। तो ये छोटे छोटे वाक़यात वहाँ पे लोग जाने के, जो फूड डिलीवरीज वाले हैं वो वहाँ पे जाने से डरते हैं। उसके बाद एक होता है जो कमज़ोर इलाके होते हैं। कमज़ोर एरिया में ये होता है कि पुलिस जो है वो थोड़ा सा कम उन इलाकों की तरफ जाती है, थोड़ा सा वो बिछक जाती है। जो पहले 2 एरियाज उसमें तो आप समझ लें कि पुलिस बहुत ही ज़्यादा खौफ खाती है उन इलाकों में जाने से। जो स्पेशल जो रिस्की इलाके होते हैं उसके अंदर आपको जो आपकी आज़ादी है वो आप उसमें आप घुटन महसूस करते हैं। मसलन आपकी जो मजहबी आज़ादी है उसमें आप ओपनली जी नहीं सकते। उसके अलावा जो आप तबकाती तौर पर आपके जो आपके ख़िलाफ़ लोग हो सकते हैं या आप
आप समझ लें कि वहाँ पे लोग कम्युनिटीज़ वाइज रहते हैं, कम्युनिटीज़ वाइज रहते हैं जी। ये पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ये अरबिक कम्युनिटी है, ये स्वीडिश कम्युनिटी है, और वो उस कम्युनिटी से बाहर कुछ काम नहीं करते। वो कम्युनिटीज़ एक दूसरे से थोड़ा सा खौफ खाती हैं। आज जो उन्होंने लिस्ट शाये की है पुलिस वालों ने, मैं वो लिस्ट पूरी मैं पढ़ूँ तो बहुत ज़्यादा इलाके हैं, तकरीबन 59 एरियाज़ हैं। इसमें स्टॉकहोम से लेकर मालमो तक या नॉर्थ वाली उमियों सारे इलाकों से लेकर सारे स्वीडन के इलाकों की लिस्ट है, और उसमें जोन के नाम भी दिए हुए हैं कि कौन कौन से जोन वाकई डेंजरस हैं और किस किस एरिया में डेंजरस है। मैं तीनों लिस्टों को सेपरेटली यहाँ पर रख रहा हूँ। अगर आप नाम पढ़ना चाहें तीनों लिस्टों का, तो आप इस वीडियो को पास करके आप अपने अपने एरियाज़ के आप नाम पढ़ लें तरतीब से, क्योंकि मैं 59 एरियाज़ के नाम वीडियो में नहीं पढ़ सकता। वीडियो 20 मिनट में की हो जाएगी, तो मुझे डर लगता है फिर लोग उसको देखते नहीं हैं। जब भी आप मकान ख़रीदें तो आप इन एरियाज़ को छोड़ के दूसरे एरियाज़ में मकान ख़रीदें जो कदरे सेफ़ हैं। आप डेंजरस एरिया जो उसको आप रेड एरियाज़ करते हैं या ऑरेंज एरियाज़ में नाम दूंगा, और उसको मैं येलो एरियाज़ का नाम दूंगा। आप इन एरिया से बाहर मकान ख़रीदें और अच्छे इलाके में ख़रीदें। अपने बच्चों को सेफ़ एनवायरनमेंट फ्राहम करें। बच्चे आपके मुस्तकबिल का सरमाया है। आप आए ही स्वीडन में इस वजह से हैं कि आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना सकें। अगर आप अपने उन बच्चों को गैर महफूज इलाकों में लेके जाएंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।